Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing coordinate geometry. और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला लेसन है और पहला लेक्चर है। तो हम लोग बेसिकली बेसिक्स पे चलेंगे। ऑल्दो स्ट्रेट लाइन के कुछ चीज़ को डिस्कस करेंगे, बट मोस्टली हम लोग रिकैप करेंगे। और हम लोग इसमें बेसिकली क्या करने वाले हैं उसको हम एक ओवरव्यू बना दिए हैं कि सबसे पहली बात कि हम दो बुक को फॉलो करने जा रहे हैं, एक एनसीईआरटी और दूसरा एसएल लोनी। दोनों बुक के सारे प्रॉब्लम को डिस्कस करा जाएगा। लोनी में हाउएवर इसमें पोलर कोऑर्डिनेट होता है। पोलर कोऑर्डिनेट गलत वर्ड बोलना होगा, इंक्लाइंड कोऑर्डिनेट है, मतलब पोलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें जो एक्सिस होता है वो 90 पे हमेशा इंक्लाइन नहीं होता है। तो जो चैप्टर 90 पे इंक्लाइन नहीं है वो सबको हम स्किप कर देंगे। उसमें स्टार भी लगा होता है और वैसे भी पता चल जाता है। उसके अलावा सारे चैप्टर को हम लोग जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बेस्ड है उसको हम डिस्कस करेंगे। जो लोग लोनी को फॉलो करते होंगे उनको ये चीज़ पता होगा, जो लोग नए होंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी बहुत बेसिक है और सच कहूँ तो एनसीईआरटी खासकर एनसीईआरटी में जो कोऑर्डिनेट का लेवल है या और भी कुछ टॉपिक का लेवल, बाइनोमियल थ्योरम का लेवल है, वो बहुत बेसिक लेवल है। और उसको मतलब उससे आप किसी बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेई एडवांस या किसी भी सिमिलर टाइप की एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। हाउएवर ये बहुत बेसिक है। अगर इतना कम से कम नहीं आता है तो आप हायर लेवल के बुक को टच नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं एनसीईआरटी एक पकड़ा कि एनसीईआरटी लगभग सारे लोग बनाते हैं और बनाना चाहिए भी। और एक हाई लेवल का बुक है जो मेरा मतलब फेवरेट बुक है, एसएल लोनी। मैं अपने टाइम में बनाया करता था और उसको मैं डिस्कस करूंगा इसमें। ये बुक थोड़ा क्लासिकल टाइप का बुक है। अभी बहुत सारे मार्केट में बुक अवेलेबल है जिसमें बहुत टफ प्रॉब्लम, बहुत ये सब रहेगा, लेकिन जो क्लास एसएल लोनी में है अभी तक हमको किसी दूसरे बुक में नहीं दिखा है। ठीक है, तो विदाउट मच अडू शुरू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है वो हम करते हैं। रिकैप भी देखेंगे। रिकैप में हम लोग अभी 10th क्लास तक क्या सीखे थे। जैसे मोस्टली हम लोग दो तीन चीज सीख लिए थे। डिस्टेंस फॉर्मूला सीख लिए थे, सेक्शन फॉर्मूला सीख लिए थे, और एरिया किसी ट्रायंगल का निकालना सीख लिए थे। तो हम उन चीजों को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा रिकैप करेंगे। हम बता देंगे कि उसको प्रूव भी कैसे करना है। ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि आप उसको प्रूफ करें। जस्ट इन केस अगर किसी कोई ट्राई करा और उससे प्रूफ नहीं हुआ तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन बता के मैं उसका अगले वीडियो में भी उसको इंक्लूड कर सकता हूं, या फिर मैं आपको अलग से बता भी दूंगा। और सॉल्यूशन मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। स्लोप। और एक चीज, एक इस वीडियो का पैटर्न क्या होगा वो मैं बता देता हूं। ये थ्योरी क्लास है और हम थ्योरी इस तरह से चलेंगे लेके कि आप एनसीईआरटी और लोनी दोनों के प्रॉब्लम को अप्रोच कर सके। जैसे कि एनसीईआरटी का को जो पहला चैप्टर है उसमें ये पहला एक्सरसाइज है 10.1, उसमें ये तीनों टॉपिक, चारों टॉपिक, मतलब स्लोप ऑफ लाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम उसमें है। लोनी का जो पहला एक्सरसाइज है उसमें बेसिकली सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला से ही, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला से प्रॉब्लम है। जो कि हम रिकैप वाला टॉपिक करेंगे उसी से इसका प्रॉब्लम बन जाएगा। ऑल्दो कुछ प्रॉब्लम थोड़ा अच्छा है, वो सारे प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का हमारा फ्लो दो तरह से होगा। ये इसके टाइम, इसमें जो थंबनेल होगा उसमें मेंशन कर रहा रहेगा कि ये थ्योरी क्लास है, तो थ्योरी दोनों के लिए कॉमन रहेगा, हम दोनों को लेके चलेंगे। प्रॉब्लम डिस्कशन का जो है दो अलग थंबनेल दिखेगा आपको। एक में लिखा रहेगा एनसीईआरटी प्रॉब्लम डिस्कशन, उसमें एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी का प्रॉब्लम होगा। और एक में लिखा रहेगा एसएल लोनी प्रॉब्लम डिस्कशन, उसमें लोनी का प्रॉब्लम डिस्कस रहेगा। तो इतना बताने के बाद जो है हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, अ, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी या ये स्पेशल क्यों है। जैसे कोई भी चीज अगर हम पढ़ते हैं या लाइफ में करते हैं, कोई भी चीज करते हैं तो हम पूछते हैं ना वाई, हम क्यों करना चाहते हैं इसको। और इसका एक सिंपल सा आंसर है
कि हम लोग अलजेब्रा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अलजेब्रा में हम लोग इक्वेशन वगैरह देखे थे। हम लोग पहले लाइन का इक्वेशन, लाइन लीनियर इक्वेशन देखे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे थे, कुछ लोग क्यूबिक इक्वेशन भी क्यूबिक इक्वेशन भी थोड़ा बहुत देखे होंगे। अगर एडवांस मैथमेटिक्स अगर आप लोग को पढ़ना हुआ हो तो उस केस में आप हार्डर फैक्टर्स वगैरह देखे होंगे। तो हम लोग अलजेब्रा से ऑलरेडी एक्वेंटेड हैं, परिचित हैं। और ऐसा देखा गया कि ज्योमेट्री में जो सॉलिड ज्योमेट्री जो भी है शेप से रिलेटेड, जैसे कि हम ट्रायंगल सीखे थे 9th क्लास में, क्वाड्रिलेटरल सीखे 10th क्लास में, और जो भी कोई शेप सीखे थे, तो उसमें हम लोग को हर एक शेप के लिए एक अलग थ्योरम हमको दिमाग में रखना होता था, और उस थ्योरम को यूज करके हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते थे, या उसके बारे में कुछ कमेंट कर पाते थे कि उसका एरिया क्या होगा, उसका पेरीमीटर क्या होगा, उसका डायगोनल का लेंथ क्या होगा। ये सारा चीज सीखे थे। हम उसको निगेट नहीं कर रहे हैं, वो सब इंपॉर्टेंट है और उसको हम ये, लेकिन ज्योमेट्री जो है वो सॉलिड ज्योमेट्री में अगर हम अलजेब्रा को अगर मिक्स कर दे, उसके उसके बाद जो है उसी से हमारा बना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी कि अगर हम ज्योमेट्री जो हम लोग अभी तक सीखे थे और प्लस अगर अलजेब्रा कर दे, तो हमारा ये बन जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसका एडवांटेज बहुत प्रोलिफिक है, बहुत व्यापक है। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। जैसे अभी तो हमारा स्टार्टिंग है, जैसे जैसे आप आगे वाले क्लास में जाइएगा आपको रियलाइज होगा कि वाकई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत पावरफुल है। हम लोग को 2D ही पढ़ना है, 12th में 3D भी पढ़ना है, थोड़ा सा 3D में भी बहुत बेसिक लेवल का 3D पढ़ना है, बहुत ज़्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर उससे हायर क्लास में जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे या मास्टर्स में जाएंगे, तो उसमें हमको 3D के डिफरेंट शेप को पढ़ना होता है, और उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट मतलब अच्छा चाहिए होता है, और वहां पे आपको रियलाइज होगा ये कितना पावरफुल है। सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास अलजेब्रा एज ए टूल हमेशा अवेलेबल है, और हम जब भी डिस्कशन करते हैं, हम कैलकुलस का जो GN वर्मन का सीरीज कर रहे हैं, उसमें हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि अलजेब्रा एक हमारा टूल है जो हमको दूसरे सेक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। और वही चीज यहाँ पे भी है। अलजेब्रा हमारे कोऑर्डिनेट को, अगर लाइन है तो हम लाइन को एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉइंट को हम एक कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलजेब्रा को ज्योमेट्री में इंक्लूड करने से ज्योमेट्री को समझना बहुत इजी हो गया, और ज्योमेट्री के बारे में हम बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट अगर हम इतना कह सकते हैं कि कोई भी जो ज्योग्राफिक जो भी ग्राफिक कैलकुलेटर वगैरह जो होता है, जैसे डेस्मॉस एक बहुत अच्छा कैलकुलेटर है, डेस्मॉस, आप इसको गूगल कर सकते हैं। ये सारा चीज ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट को यूज करके ही करा हुआ है। और जो भी हम लोग कंप्यूटर पे जो एक्स वाई अगर होता है, इनफैक्ट ये लाइन ड्रॉ करे हैं, इसको भी ये कंप्यूटर एक्स वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ही समझता है, और उसी के कोऑर्डिनेट हिसाब से ये करता है। तो हम लोग इसमें धीरे धीरे इंटर करेंगे, और उसके बाद हम अपने आप हमको डिकोड होता जाएगा कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिकैप में हम लोग 3 फॉर्मूला लिखे हैं, 2 फॉर्मूला और एक, तीनों फॉर्मूला ही कह सकते हैं। और इसका हम लोग ऑलरेडी हमको पता है कि अगर P अगर कोई पॉइंट है x1 y1, और Q अगर कोई दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो PQ का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा √x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इसको हम अगले पेज पे थोड़ा सा और डिटेल में कर ही लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला को। देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला जो है हमारा है, इसमें क्या है कि अगर हमारा, हम एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं और इस पे 2 पॉइंट चूज करते हैं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं इस पे एक पॉइंट P मान लेते हैं, यहाँ Q मान लेते हैं। यहाँ P है x1 y1, Q है x2 y2। अब अगर हमको इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा, तो वैसे हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। फॉर्मूला क्या है? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑब्वियसली। और ये चीज हमको ऑलरेडी पता है। इसमें हम x1 x2 को x2 माइनस
x1 माइनस एक्स लिखे या x2 माइनस x1 लिखे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है और वैसे भी डिस्टेंस है तो वो सब एडअप होके हमारा एक मोड में आएगा। इसको प्रूफ करने का तरीका हमको ऑलरेडी पता है, हम इसमें प्रूफ नहीं करेंगे लेकिन हम बता देंगे। मान लेते एक परपेंडिकुलर पीएम यहां से डाले और यहां से क्यूएन डाले, पीएम और क्यूएन, यहां से एक तीसरा लाइन डाले, मान लेते हैं इसको ओ कोऑर्डिनेट है, आर डाल लेते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। अब हमको निकालना है पी क्यू, हम यहां से mn निकालेंगे और यहां से जितना mn होगा वही डिस्टेंस ये होगा और उसके बाद QR निकालेंगे, ये हमारा आ जाएगा y2 माइनस y1 आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा x1 या इसको उल्टा भी करके लिख सकते हैं x2 माइनस x1 आ जाएगा। इसका जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसका सिंपली हो जाएगा, जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको बोल देंगे पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। इसी से हम पी क्यू निकालेंगे, ये अंडर रूट हो जाएगा पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर और उसमें जब हम ये वैल्यू प्लग इन करेंगे तो हमको डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा। ये सब हम रिकैप बस इसलिए कर रहे हैं कि आप उसको रिलेट कर पाएं, लेकिन ये करना वैसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ये फॉर्मूला याद है, दिमाग में है, तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सिमिलरली सेक्शन फॉर्मूला में भी हम लोग यही करते थे कि सेक्शन फॉर्मूला अगर हमारा देखा जाए, सेक्शन फॉर्मूला में दो तरीके से सोचते थे, एक होता था इंटरनल डिवीजन और दूसरा होता था एक्सटर्नल डिवीजन। तो उसमें क्या होता था, जैसे हम एक लाइन, फिर से एक प्लेन में एक लाइन लेते हैं, एक लाइन लिए और मान लेते हैं कि ये P है और ये Q है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। इस पॉइंट को कोई तीसरा, चाहे PQ मत लीजिए, AB लेते हैं, AB से आसान रहेगा, और P कोई पॉइंट है जो उसको डिवाइड करता है इंटरनली m/n के रेशियो में। हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस तीनों पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इसको यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। और अब हम देखेंगे कि सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल जो हम सीखे थे 10th क्लास में, वहां से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। और जब ये सिमिलर होगा और उसके बाद हम निकालेंगे तो हमको इसका जो P का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा सिंप्लीफिकेशन के बाद, कैसे निकलेगा, हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसका साइड कोरेस्पोंडिंग साइड, यानी कि अगर ये लिए तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, कोरेस्पोंडिंग साइड जो होगा वो सिमिलर सेम रेशियो में होगा। और ये करने के बाद जैसे इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ये P को मान लिए x, y, तो ये यहां तक हो गया क्या, ये हो गया x, ये यहां तक हो गया क्या x1 और ये यहां तक हो गया क्या x2। सिमिलरली ये यहां पे हो जाएगा y1, ये यहां से यहां तक हो जाएगा y और ये यहां से, सॉरी यहां दिखेगा नहीं, सॉरी एक सेकेंड, कहने का मतलब कि नीचे अगर इसका नाम दे दें m n और r दे दें तो ये जो BR होगा, बिहार वाला जो BR कोड, तो ये ऊपर से नीचे तक ये हो जाएगा y2। और इसके बाद हम इसका जब सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको P का जो कोऑर्डिनेट x, y आएगा वो आएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और दूसरा आएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। किसी बुक में शायद NCERT में m1 m2 दिया हुआ है, बट दोनों वन एंड द सेम है। हम शुरू से m प्लस n लिखने का हमको आदत है, इसी कारण से हम mn लिख रहे हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला को हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज करके डिराइव कर सकते हैं। सिमिलरली अगर एक्सटर्नल डिवीजन का होता, ये हमारा इंटरनल डिवीजन का हो गया, अगर ऐसा सिचुएशन होता, अगले पेज पे लेके चलते हैं।
अगले पेज पे जगह नहीं है। अगर मान लेते हम इसका यहाँ पे छोटा सा एक ड्रॉ करें कि अगर ऐसा होता कि ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है और पी पॉइंट यहाँ है, और हमको दिया हुआ है ए पी अपॉन बी पी। एक चीज हमेशा याद रखिए, हमेशा दोनों इंड पॉइंट से हम काउंट करेंगे। तो जैसे एक्सटर्नल डिवीजन है तो दूर वाला पॉइंट एपी हो गया और पास वाला पॉइंट बीपी हो गया। तो एपी अपॉन बीपी जो है m/n दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये जो होगा वो m होगा और यहां से यहां तक n होगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो उस केस में इस इतने डिस्टेंस को m-n मान लेंगे और उसके बाद जैसे इंटरनल डिवीजन करते थे वैसे भी कर सकते हैं। नहीं तो हम इसको वो करने की जरूरत भी नहीं है। ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो बनेगा, इसको अगर हम ट्रायंगल यहां से ड्रॉ करें तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल होगा ये छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। और सेम जो चीज हम यहां करेंगे, यहां अभी करे हैं, वही चीज हम सेम फॉलो करेंगे और उसमें भी हमको रिजल्ट आएगा। लेकिन एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग आता है। उसमें होता है, सेम रहेगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n और my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो ये चीज रहेगा और सेक्शन फॉर्मूला में इससे ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। इसका प्रॉब्लम हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट लोनी में तो बहुत प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी में प्रॉब्लम थोड़ा कम है, लेकिन लोनी में पहला चैप्टर जो है वो उसमें डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला का ही है और बहुत अच्छा वैरायटी का प्रॉब्लम दिखेगा जिससे कि आपका सारा डाउट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो यहां पे ये मिस हो गया। अब स्लोप ऑफ अ लाइन जो है, हम लोग अभी से पहले 10th क्लास में स्लोप के बारे में नहीं पढ़े हैं। वहां पे हम लोग सिंपली लाइन का क्या बोले, डिस्टेंस फॉर्मूला, सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल देखे थे। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेंशन नहीं करे, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां मेंशन कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल में कुछ स्पेशल है नहीं। इसको हम लोग को एक ट्रायंगल दे दिया ए बी सी और इसका कोऑर्डिनेट हमको पता है x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसको जिसको हम ट्रायंगल से भी डिनोट करते हैं, या हम ए आर ट्रायंगल ए बी सी भी लिख सकते हैं, हाफ बाहर में ले लीजिए और मॉड लेके। और इसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि अगर हम इसको ऐसे लिखे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y, साइक्लिक बना ली, जिसका हम बहुत अच्छा ट्रिक हम बताए हुए थे। हम एक बार इसको यहाँ पे रिकैप कर देंगे। ये क्या, इसका लिखने का बहुत सारा तरीका, हम दो तीन तरीका हम बता देते हैं। x1 माइनस x2, सॉरी y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ठीक है। मॉड, चूंकि स्केलर क्वांटिटी होता है तो मॉड इसीलिए ले रहे हैं। देखिए, अंदर वाले सारे को बाहर निकालिए, तो ये क्या है, y2 माइनस y3, इसको भी बाहर निकालिए, प्लस y3 माइनस y1, इसको भी बाहर निकालिए, तो ये क्या है, y1 माइनस प्लस y1 माइनस y2, कुछ नहीं है मतलब प्लस है। अब इसको देखिए, ये सब आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कि ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिखना है कि वो सारे को ऐड करने से 0 आ जाए। साथ में हर एक टर्म में 1 2 3 तीनों कोऑर्डिनेट का आना चाहिए, तीनों कोऑर्डिनेट का कुछ ना कुछ आना चाहिए। जैसे कि इसमें 1 आया तो 2 3 आएगा, 2 आया तो 3 1 आएगा। जैसे दिक्कत ये नहीं होता है कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं, 3 आया तो 1 2 आएगा। दिक्कत मेनली साइन में होता है कि हम किसको प्लस रखें किसको माइनस रखें। तो आपको उसका चेक ये होगा कि पहला आप 1 लिखिए 2 माइनस 3, और उसके बाद मोस्टली इसमें डाउट होता है कि 1 माइनस 3 लिखे कि 3 माइनस 1 लिखे। वो डिपेंड करेगा कि आप 3 को पहले क्या लिखे। अगर पहले 3 को माइनस लिखे तो यहाँ पे प्लस लिखिए, क्योंकि ओवरऑल आपको एड अप होके ये कैंसिल होना चाहिए। दूसरा चीज डिटर्मिनेंट बेस्ड है कि इसको हम एक डिटर्मिनेंट में दिखाएंगे और उससे हमारा हो जाएगा। लेकिन चूंकि डिटर्मिनेंट हो सकता है सारे लोग नहीं जानते होंगे और खासकर 11th के बच्चे डिटर्मिनेंट नहीं पढ़े होंगे, इस कारण से डिटर्मिनेंट मेथड अभी ना बता के जब डिटर्मिनेंट होगा उस समय वहां पे बताया जाता है, और वहां पे मैं बोल भी दूंगा कि यहाँ पे इस तरीके से ये हो रहा है।
तो अभी के लिए इसको ही रखे। इसी को कुछ लोग ओपन करके भी और उसके बाद याद करते हैं, जो कि बहुत रिग्रेस है। हमको ये ज़्यादा सिंपल लगता है, हम ऐसे ही करते हैं और आराम से इसमें आपका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन के बारे में थोड़ा सा वहां पे स्पेस का क्रंच था, इसीलिए हमको वहां करना पड़ा। स्लोप ऑफ अ लाइन जो है, इसका डिफिनीशन बहुत अच्छा डिफिनीशन, ये एनसीईआरटी का डिफिनीशन है और हमको बहुत अच्छा लगा। एनसीईआरटी को इसीलिए अच्छा माना जाता है, एनसीईआरटी को में खासकर मैथ्स वगैरह में स्टार्ट मतलब फर्स्ट बुक के लिए बेस्ट है वो। पहला अगर बुक अगर आप बना रहे हैं तो एनसीईआरटी बेस्ट बुक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोनी ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट के लिए लोनी से अच्छा तो हम कहेंगे कि इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे इससे अच्छा बुक नहीं होगा, लेकिन लोनी बहुत टाइम लेगा क्योंकि उसमें बहुत प्रॉब्लम है और बहुत उसका पेस बहुत स्लो है। तो आप अगर धीरे से स्टार्ट कीजिएगा तो आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। ऑल्दो अगर आपके पास टाइम है तब आप लोनी कर सकते हैं, और लोनी का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। एनसीईआरटी वगैरह इस जन्म में उसके कंपैरिजन में नहीं हो सकता है। लेकिन एक रेगुलर स्टूडेंट को जो जिसके पास बहुत सारा काम है या फिर बहुत सारा चीज कर रहा हो और वो मैथ भी सीखना चाह रहा हो, उसके लिए एनसीईआरटी अच्छी बुक है, ये हम कह सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखिए क्या कह रहा है। इफ थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन एल, देन tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन एल, इट इज डिनोटेड बाय m। तो इसको हम लोग m इज इक्वल टू tan थीटा भी बोलते हैं। ये कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि अगर ये कोई l लाइन है, इसका नाम l है, और इसका इंक्लिनेशन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से, ये x हमारा है, ये y हो गया, ये ओरिजिन हो गया, तो पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल होता है उसी इंक्लिनेशन, अगर कुछ इंक्लिनेशन बोल के कुछ नहीं बोला, इसका मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका इंक्लिनेशन थीटा है। और अगर ये थीटा है तो इसका स्लोप जो होगा वो m इज इक्वल टू tan थीटा होगा। इस चीज को आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे इंक्लिनेशन वाई एक्सिस से भी हो सकता था, लेकिन जब स्लोप की बात करेंगे तो हम हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की का ही सोचेंगे। अगर मान लेते हैं कि इंक्लिनेशन अगर प्रॉब्लम में मेंशन करा हो कि अगर कोई लाइन है जो इंक्लाइंड है, और प्रॉब्लम जब आएगा तो हम उस चीज को डिस्कस करेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा साइन कन्वेंशन करना ठीक रहेगा। तो अगर मान लेते हैं कि जो हमारा लाइन है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, अगर वाई एक्सिस से ये इंक्लाइंड है थीटा एंगल से, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से अगर इंक्लाइंड है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो एंगल, उस एंगल से भी हम लोग ये निकाल सकते हैं। वहां से हम यहां पे जाएंगे और इससे हम लोग ये एंगल निकालेंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हम लोग डायरेक्ट वाई एक्सिस के जो पॉजिटिव एंगल है उसको भी हम निकाल, जैसे कि मान लेते हैं ये अगर 120 डिग्री है तो ये अंदर में कितना 60 डिग्री हो जाएगा, ये ऑलरेडी 90 है तो ये 30 होगा, और फिर ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो उससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ अगर वाई एक्सिस के साथ एंगल है तो एक्स एक्सिस, और आदत डालिए एक्स एक्सिस के साथ करने का, उसमें गलती होने का चांस बहुत मिनिमल होगा। हाँ, लेकिन इंक्लिनेशन आपको दूसरे एंगल के साथ, निगेटिव डायरेक्शन के साथ कुछ भी दे सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहना है। ठीक है, और हम लोग जब प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग उस चीज को देखेंगे, बहुत एक्सटेंसिवली देखेंगे। हाँ, एक और चीज, कोई जरूरी नहीं कि ये इंक्लिनेशन, ये दिखने से क्या लगता है एक्यूट एंगल लग रहा है, अगर हम चाहें तो दूसरा इंक्लिनेशन इसको ऐसे लेके हम ऐसा कर सकते हैं, थीटा ये ले सकते हैं, ये भी एल लाइन है, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमारा जो इंक्लिनेशन है वो एक्यूट एंगल ही हो, मतलब एक्यूट एंगल से ही इंक्लाइंड हो, ऑब्ट्यूज एंगल से भी इंक्लाइन हो सकता है, और उस केस में हमारा tan थीटा जो हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। साइन कन्वेंशन सबको पता होगा, यहाँ पे ऑल होता है, यहाँ पे साइन कोसेक होता है, यहाँ पे tan कॉट होता है, और यहाँ पे कॉस और सेक होता है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में tan कॉट, और इसमें फोर्थ में। तो ऑब्वियसली tan थीटा जब 90 से जब आगे बढ़ेगा
तो ये हो जाएगा निगेटिव इस क्वाड्रेंट में, तो ऑब्वियसली स्लोप निगेटिव हो जाएगा। तो स्लोप निगेटिव जब समझे, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि वो पर्टिकुलर लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से इन जो उसका इंक्लिनेशन है वो ऑब्ट्यूज्ड एंगल है, यानी वो 90 डिग्री से ज्यादा इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से। ठीक है। स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी टू पॉइंट इज गिवन। देखिए फॉर्मूला तो हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला निकालने के बिना अगर हम इसको देखें कि इसको हम कैसे करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी रहेगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमको एक पॉइंट मिला P और दूसरा पॉइंट मिला Q। P है x1 y1, Q है x2 y2। इससे परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर दिए, इससे परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर दिए। ठीक है, मान लेते इसको M और इसको N। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिए, इसको मान लेते हैं R, ये भी परपेंडिकुलर है। अब अगर हम इसको देखें, ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस, ऑरिजिन 0 0। अगर हमको ये इंक्लिनेशन चाहिए, बेसिकली हमको चाहिए इस लाइन का इंक्लिनेशन थीटा यहां चाहिए, लेकिन जब ये इसके पैरेलल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। इसका मतलब जब हम अगर मान लेते हैं m इज इक्वल टू टेन थीटा कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, लेकिन हमको लाइन के पॉइंट के कोऑर्डिनेट के अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में से tan थीटा निकालने की कोशिश करेंगे। और हमको पता है tan थीटा अगर इस थीटा के सामने वाला जो होता है वो होता है इसका परपेंडिकुलर, और जो बेस होता है जिस पे एंगल इंक्लाइंड है उसको बेस बोलते हैं। तो अगर हम इसमें अगर tan थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्री का जो बचपन वाला कंसेप्ट अगर लगाएं तो हम लिख सकते हैं QR अपॉन PR। और अगर QR को देखें तो ये अगर x1 y1 है और ये लाइन परपेंडिकुलर इसके है, यानी ये दोनों पैरेलल है, तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ, इसका अगर हाइट की बात करें तो इसका हाइट जो होगा वो सिंपली यहां पे y1 हो जाएगा। और Q वाले का अगर हाइट की बात करें, इसको अगर हम लाइन एक ड्रॉ कर दे तो यहां से इसका हाइट जो हो जाएगा y2। सिमिलरली ये यहां तक इसका डिस्टेंस क्या है x1, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है x2। तो इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, mn का जो लेंथ होगा वही लेंथ PR का होगा। तो इसको हम एक स्टेप और लिख लेते हैं, QR इज इक्वल टू PR के जगह पे हम mn लिख देते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। ये एक सिंपली एक इसको हम बोल सकते हैं ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, क्योंकि चारों साइड जो है इसका क्या बोलेंगे, चारों साइड परपेंडिकुलर है, और इतना से हमारा काम काफी हो जाएगा। तो अपोजिट साइड जो इसका ये हो गया। इसको देखिए, QR के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1, और mn के जगह पे क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1। तो यहां से हमको एक फॉर्मूला मिल गया, m इज इक्वल टू टेन थीटा, जहां पे ये कोऑर्डिनेट के डिफरेंस y2 माइनस y1 और अपॉन x2 माइनस x1 के बराबर है। ये चीज अभी देख सकते हैं कि अभी भी इस केस में ये इंक्लिनेशन इसका जो है वो एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल लेना ज्यादा सेफ होता है समझने के लिए, स्टार्टिंग के लिए। जब आप सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है आप एक्यूट एंगल ले रहे हैं या ऑब्ट्यूज्ड एंगल ले रहे हैं। इनफैक्ट ऑब्ट्यूज्ड एंगल लेंगे उस केस में भी इसी तरह का आएगा, बस थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, हम करके दिखा ही देते हैं इनफैक्ट। जैसे सॉरी, अगर हम हमारा जो लाइन है उसका इंक्लिनेशन जो है वो ये रहा, ये हम मान लेते हैं इसका कि P पॉइंट ये है और Q पॉइंट ये है। ठीक है, ये हमारा लाइन L है। ठीक है, और इसका इंक्लिनेशन थीटा है जो कि 90 से ज्यादा है। अब P को लिखते हैं x1 y1, इसको लिखते हैं x2 y2। अब अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो इसको अगर हम इस दिखाएं, मतलब इसको हम एक सेकेंड, इसको सॉरी, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर लीजिए और इस लाइन को। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा तो अगर ये थोड़ा क्लटर्ड हो गया ना,
ये एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और हमको हमको स्लोप चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए m इज इक्वल टू टेन थीटा चाहिए। और इस केस में अगर हम स्लोप निकालने की कोशिश करें तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, ये x1 है, यहां तक x1 है, और यहां तक क्या ये है, क्या x2 है, ये y1 है, और ये यहां तक क्या है, y2 है। तो इस केस में अगर हमको tan थीटा चाहिए तो हमको क्या लिखेंगे, tan थीटा इज tan 180 माइनस थीटा निकालते हैं, अभी पेशेंटली देखिएगा। तो इस केस में ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर हम परपेंडिकुलर इसको मान लेते हैं m, इसको मान लेते हैं n, और इसको ये y1 है, ये y2 है, तो हमको इसी ट्रायंगल में चाहिए, हम पूरा बेस तक नहीं जा रहे हैं, इसी ट्रायंगल में चाहिए। तो ये हाइट y1, ये हाइट अगर इसको हम का बात करें तो ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, और ये डिस्टेंस क्या होगा x1 माइनस x2, जो कि यहाँ पे भी हो जाएगा x1 माइनस x2। ठीक है, तो इसमें अगर हम tan 180 माइनस थीटा निकालें तो इसके एंगल के सामने वाला जो होगा परपेंडिकुलर होगा, इसको m n, इसको r मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन आर पी आर, अगेन वही आ रहा है, और क्यू आर अपॉन पी आर आएगा तो क्यू आर क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x1 माइनस x2। और हमको पता है कि tan 180 में साइन चेंज नहीं, 180 में हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज नहीं होता है, तो ये tan आ जाएगा, लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया इसलिए माइनस आ जाएगा, तो माइनस tan थीटा। इसको अगर माइनस को इस तरफ अगर ले जाएं तो tan थीटा, यहां पे देखिए x1 माइनस x2 है, इस माइनस के जाने से क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, और ये हो जाएगा x2 माइनस x1। अगेन हमारा स्लोप क्या आ गया, सेम आ गया। तो इरेस्पेक्टिव कि हमारा एंगल एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज्ड एंगल है, हमारा स्लोप का फॉर्मूला रहेगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऑल दोनों में से अगर निगेटिव लेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि हम दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए हैं तो फिर हमारा ठीक है, लेकिन जनरली हम y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 करके लिखते हैं, और लोनी इसी को फॉलो करता है, बचपन से हम चूंकि यही करते आए हैं तो हम इसको ज्यादा यूज करेंगे। ऑल्दो आप ये भी कर सकते हैं दोनों में लेके। यहाँ पे क्या था कि ऊपर में था y2 माइनस y1, नीचे में था x1 माइनस x2, तो वही माइनस से ये कंपनसेट हुआ। ठीक है, ये थोड़ा क्लटर हो गया है, आगे से हम कोशिश करेंगे कि इतना कवर्ड नहीं रहे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्लोप। अगर 2 पॉइंट गिवन हो उसका हम लास्ट में एक रिकैप कर देंगे, लास्ट में एक पेज पे सारा फॉर्मूला लिख देंगे, उसको हम ग्रुप में भी टेलीग्राम में भी डाल देंगे। ऑलरेडी फॉर्मूला तो सबको पता होगा ही, फिर भी हम लिख देंगे। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म। तो अगर हमको जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये परपेंडिकुलरिटी और जो पैरेललिज्म है वो tan थीटा का एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला को हम tan थीटा 0 करके और उससे m1 इक्वल टू m2 और 90 करके डिनोमिनेटर को 0 करके m1 m2 इक्वल टू -1 कैलकुलेट करते हैं। कोई जरूरी नहीं है, वो ठीक है वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी हम कर सकते हैं। अगर दो लाइन पैरेलल है, जैसे देख लेते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल है, मान लेते हैं एक ही लाइन ये है दूसरा लाइन ये है, अगर ये लाइन मान लेते हैं अल्फा है एंगल इसका, इसका बीटा है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इंक्लिनेशन सेम होगा। पैरेलल का मतलब क्या होगा, सेम इंक्लिनेशन, सेम इंक्लिनेशन। और अगर इंक्लिनेशन सेम है तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दोनों में tan लगा देते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा। लाइन पहले लाइन जो अगर मान लेते इसको L1 इसको L2, पहले लाइन का स्लोप, ये मार्क हमेशा कर देना चाहिए, ये आदत होनी चाहिए। तो tan थीटा इज इक्वल टू
tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा। अब इसको देखिए, ये हमारा पहले लाइन का स्लोप है m1, दूसरे लाइन का स्लोप m2। इसका मतलब अगर लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब दोनों का इंक्लिनेशन सेम होगा। इंक्लिनेशन की बात जब भी करें हैं तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ये बाय डिफॉल्ट इंक्लिनेशन अगर कुछ नहीं मेंशन करा हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल होगा उसी को हम बाय डिफॉल्ट इंक्लिनेशन मानेंगे। तो इंक्लिनेशन सेम होगा, इंक्लिनेशन सेम हुआ तो हम लिख दिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दोनों में tan लगा दिए, tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा। tan अल्फा स्लोप है हमारे पहले लाइन का m1, दूसरे लाइन का स्लोप, यानी कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उसका स्लोप बराबर होगा। एज सिंपल एज दैट, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर परपेंडिकुलर हो, मान लेते हैं थोड़ा सा मेन लाइन सा पर लिख देते, ये आप आगे से हम इसको यूज करेंगे। परपेंडिकुलर, इसको लिख देंगे ऐसे, परपेंडिकुलर, ठीक है। वो परपेंडिकुलर, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला परपेंडिकुलर नहीं है ये ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, दो लाइन लेते हैं, एक लाइन ऐसे लिए और दूसरा लाइन इसके परपेंडिकुलर ले लिए। मान लिए कि ये हमारा L1 है, इसका इंक्लिनेशन अल्फा और इसका इंक्लिनेशन बीटा, ठीक है। ये सब सॉरी एक्स वाई ऑरिजिन, ये अल्फा इसका इंक्लिनेशन है, इसका बीटा, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो गौर से देखिए, अगर ऐसा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। अब ये पूरे एक क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। एक साइड के पूरा एंगल का सम क्या होता है, 9th क्लास में ही शायद सीखे होंगे, 9th क्लास या उससे पहले ही सीखे होंगे, वो 180 होता है। तो 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमको कौन सा एंगल, कोई भी एंगल हम निकालते हैं, मान लेते हैं बीटा निकालते हैं, तो 90 प्लस अल्फा, दोनों तरफ tan लगा दिए, tan बीटा इज इक्वल टू tan 90 प्लस अल्फा। 90 पे हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो चेंज होता है, और tan का जो पेयर कौन सा होता है, कॉट होता है। और चूंकि 90 प्लस अल्फा है तो इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, इस कारण से ये निगेटिव, ये अल्फा। अब हमारा tan, इसका tan अल्फा, इसको हम tan के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो -1 अपॉन tan अल्फा। इसका स्लोप m1 है जो कि है tan अल्फा, इसका स्लोप m2 है जो कि है tan बीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1, या इसको लिख सकते हैं m1 m2 इज इक्वल टू -1। इसको थोड़ा सा और -1। तो ये हो गया हमारा कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो उसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। और बहुत सिंपल तरीके से हम लोग देख लिए कि एकदम आराम से ये डिराइव हो जा रहा है। इसी चीज को हम लोग जब एंगल बिटवीन टू लाइंस जब निकालेंगे और वहां पे tan थीटा के थ्रू जो है हम लोग कर सकते हैं। तो ये चीज हो गया। अब हम लोग दो लाइन के बीच का एंगल कैलकुलेट करते हैं। जैसे, और एक चीज, दो लाइन के बीच एंगल, जैसे अगर दो लाइन है, अगर वो इंटरसेक्ट करा तो उसमें अगर एक एंगल अगर एक्यूट अगर होगा तो दूसरा एंगल जो है डेफिनेटली ऑब्ट्यूज होगा। क्योंकि अगर 90 से कम है तो दूसरा, अगर एक लाइन के अगर हम इस L1 लाइन इसको मान लेते हैं, इसको L2 मानते हैं, तो इसके एक L1 के एक साइड का एंगल 180 होगा। तो ऑब्वियसली अगर ये एंगल थीटा अगर लेस देन 90 है तो डेफिनेटली ये 90 से प्लस होगा, तभी ये टोटल एंगल का सम 180 होगा। लेकिन ये सब अभी हम बोल के कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। बस दिमाग में ये रखिए कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके बीच का एक एंगल जो होगा वो एक्यूट होगा, दूसरा ऑब्ट्यूज होगा।
इनफैक्ट जब हम फार्मूला यूज करते हैं तो उसमें मॉडुलस लगाते हैं। मॉड में क्या होता है कि जो पॉजिटिव एंगल होता है वो एक्यूट वाला होता है, यानी कि टेन थीटा का जो पॉजिटिव वैल्यू आया वो एक्यूट एंगल वाला हुआ, और टेन थीटा जब निगेटिव हुआ तो उस केस में ऑब्ट्यूज हुआ। और आप जो सोच के देखिए कि सारा चीज जो है वो एक दूसरे से रिलेट हो रहा है, कि जब हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो उस केस में एक्यूट ले रहे हैं, टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। जब ऑब्ट्यूज लेंगे तो एक ऐसे सोच सकते हैं ना कि एक्यूट एंगल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। तो इस तरीके से भी आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको देखते हैं, पहले इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पर और फर्दर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है, और हम कहेंगे कि आप डेरिवेशन को समझिए, एक आध बार कर भी लीजिए, लेकिन हमेशा डेराइव करने की जरूरत नहीं अनटिल कि आपको एग्जाम में करने के लिए कहा गया हो। मेन उसका यूज आप अच्छे से कीजिए, और वो यूज अच्छे से तभी कर सकते हैं जब आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, क्योंकि जब सिचुएशन बदलेगा, अलग अलग तरह का सिचुएशन में आपको अगर जब फॉर्मूला यूज करने के लिए कहेगा, तो उस केस में आप कितना अच्छे से आप उसको समझ पाए हैं वही काम आएगा। फॉर्मूला तो डायरेक्टली कोई काम आएगा नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर इतना प्रॉब्लम देने का, अलग अलग प्रॉब्लम देने का मतलब ही नहीं होता। तो वैसा है भी नहीं जो बात है। जैसे कि अगर मान लेते हैं एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है, थोड़ा सा टेढ़ा, एक सेकेंड इसको सीधा कर, दूसरा लाइन ये है। ठीक है, अब इसके बीच का जो ये एंगल थीटा है, इसको हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं L1 है, ये है L2, इसका स्लोप जो है वो M1 है इज इक्वल टू 10, मान लेते हैं ये है थीटा 1 और ये है थीटा 2। जब भी हम स्लोप ले रहे हैं तो आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में ले रहे हैं और पॉजिटिव एक्स से ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के उल्टे की उल्टा दिशा में। ठीक है, या काउंटर क्लॉकवाइज CCW भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। हाँ, तो इसको अगर देखें तो हमको पता है अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और हम लोग बचपन में पढ़े थे एक्सटेरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर, जो फर्देस्ट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये अगर इस ट्रायंगल, इसको अगर कुछ नाम दे दें, मान लेते हैं A B और C दे दे, तो इसमें अगर हम देखें तो थीटा 2 जो है वो एक्सटेरियर एंगल है ABC का, और इन जो फर्देस्ट मतलब इसको छोड़ के, इसको हम नहीं काउंट करेंगे, फर्देस्ट एंगल ये दोनों होगा, फर्देस्ट इंटीरियर एंगल। इसको हिंदी में कैसे पढ़ते थे, हाँ, बाह्य कोण सुदूर मतलब फर्देस्ट सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बाप रे, कितना भारी लग रहा है सुनने में, लेकिन बचपन में पढ़े थे और कुछ इसी तरह से बोलते थे। तो ये ऐसा हो गया। अब हम यहां से क्या करेंगे, थीटा कैलकुलेट करेंगे, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ tan थीटा लगाते हैं, तो tan थीटा 2 माइनस थीटा 1, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2। इसको अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं M2 माइनस M1 1 प्लस M1 M2। तो ये हमारा हो गया tan थीटा का फॉर्मूला। ऑल्दो ये फॉर्मूला हम ये एक्यूट के लिए निकाले, जब ऑब्ट्यूज के लिए निकालेंगे तो ये फॉर्मूला हल्का इसमें माइनस आ जाएगा, तो उसी दोनों को इंक्लूड करके हम लोग मॉडुलस यूज करते हैं। अल्टीमेटली जब हमको M1 M2 दिया रहेगा और हम उसको M1 M2 से जब कैलकुलेट करके निकालेंगे tan थीटा, वो अगर पॉजिटिव आएगा तो बाय डिफॉल्ट हम समझेंगे कि ये हमारा एक्यूट एंगल है, यानी कि हमको लाइन के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर M1 M2 जब देगा तो ये लाइन सब चेंज हो जाएगा, वो जो M1 होगा उसके अकॉर्डिंग अलाइन हो जाएगा। यहाँ पे ये tan थीटा 1 और ये इसका स्लोप है, इसका स्लोप अगर है क्या है M2 है, जो कि tan थीटा 2 है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप फॉर्मूला को समझिए और फॉर्मूला को ये सेट करिए। जैसे हम जो याद दिमाग में रखे हुए हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ M1 माइनस M2, क्योंकि M2 माइनस M1 लिखना थोड़ा सा ऑकवर्ड रहता है, तो हम लोग मॉड में जब लिखते हैं तो M1 माइनस M2 करके लिखेंगे। ठीक है, और M2 आप
कैसे भी आप कैसे भी करके कैलकुलेट कीजिए, मैटर इससे नहीं करता कि आप फॉर्मूला क्या यूज किए, इसका जो रिजल्ट आएगा वो अगर पॉजिटिव है तो हमारा थीटा एक्यूट होगा, वो अगर निगेटिव, अगर इसका वैल्यू अगर निगेटिव आया तो वो ऑब्ट्यूज होगा। एज सिंपल एज दैट, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको अगर हम ऑब्ट्यूज अगर करके देखें, इसी ट्रायंगल, इसी में से अगर ऑब्ट्यूज एंगल निकालना चाहें, जैसे कि अगर हम इस इसको अगर हम मान लेते हैं फाई मान लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसमें फाई का अगर फॉर्मूला निकालना चाहें तो फाई के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस एंगल को अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा 2 फाई, और फाई जो है एबीसी का एक्सटीरियर एंगल है, जिसके लिए इंटीरियर एंगल ये और ये बन जाएगा। यहां पे अगर ज्यादा भीड़ हो गया तो अगले पेज पे हम इसी चीज को रीड्रॉ करते हैं। वैसे हम तो कहते कि वहीं पे करते तो ज्यादा ठीक रहता, लेकिन कोई नहीं, एकदम फ्रेश ड्रॉ करते हैं। और हाँ, एक चीज, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोशिश कीजिए जहां तक पॉसिबल हो हमेशा लाइन को या जो भी फिगर हो उसको ड्रॉ करके करने का कीजिए, क्योंकि कई बार हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और उसमें बहुत सारा मिस्टेक्स होता है। आप जब ड्रॉ कीजिएगा तो आपको वो मिस्टेक विजिबल हो जाएगा, और इसीलिए ड्रॉ करना एडवांटेजियस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हमारा क्या था, थीटा 1 था, ये हमारा क्या था, थीटा 2 था, इसको हम थीटा माने थे जो हमारा एंगल कैलकुलेट, और इसको हम लोग फाई माने थे। तो अगर हम ये क्या था, ए बी और सी, तो हम लोग फाई के लिए अगर देखें तो इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा, इंटीरियर एंगल होगा, फर्देस्ट इंटीरियर एंगल। तो हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस, अगर इस एंगल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा 2, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा 2। तो हम इसको लिखेंगे 180 माइनस थीटा 2, तो ये क्या हो गया 180 प्लस थीटा 1 माइनस थीटा 2, दोनों में tan थीटा लगा दीजिए, tan फाई इज इक्वल टू tan ऑफ 180 प्लस थीटा 1 माइनस थीटा 2। हमको पता है 180 हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, 180 प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, और 180 360 में हमारा रेशियो चेंज नहीं होता है, 90 और 270 में चेंज होता है। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो 180 और 360 में चेंज नहीं होता है, तो हम tan का tan लिख देंगे, थीटा 1 माइनस थीटा 2, और चूंकि ये 180 प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी होगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, सॉरी डायरेक्ट लिखा गया, tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो देखिए हमारे पिछले फॉर्मूले में से थोड़ा सा चेंज आया, हम वहां पे क्या लिए थे, वहां पे क्या करे थे, वहां पे हमारा आया था m1 माइनस m2, यहां पे अगले पेज में क्या आ रहा है m1, सॉरी m2 माइनस m1 था वहां पे, m2 माइनस, यहाँ पे m2 माइनस m1, यहाँ पे क्या आ रहा है m1 माइनस m2। इस दोनों का एक ज्वाइंट फॉर्मूला क्या हो सकता है, उसका सिंपल फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू tan थीटा। अभी ये थीटा से हो सकता है कंफ्यूजन हो, हम कोई नया ले लेते हैं, m इज इक्वल टू tan, इसको क्या बोले, थीटा फाई हमारा ऑलरेडी यूज हो चुका है, साइब ले लेते हैं, इज इक्वल टू, लेकिन जनरली थीटा करके लेते हैं, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और इसका मॉड ले लीजिए। मॉड लेने से क्या हुआ कि अगर अंदर वैल्यू जो अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो इस tan थीटा का जो एंगल निकला ये हमारा एक्यूट एंगल है, और अगर इसका वैल्यू अगर निगेटिव आता है तो हम कहेंगे कि ये ऑब्ट्यूज्ड एंगल है।
ठीक है। रेस्ट जो है, बाकी कंसेप्ट जो है आपको बाद में क्लियर हो जाएगा, यानी कि प्रॉब्लम जब डिस्कशन करेंगे तब। अभी के लिए आप दिमाग में रखिए कि अगर कोई हम क्या करते हैं, फॉर्मूला को हम बाय डिफॉल्ट एक्यूट में सोच के रखते हैं, तो हम ऐसे सोच लीजिए, ये हम tan थीटा जेनेरिक सेंस में यूज कर रहे हैं, हम अभी जो यूज करें उसके लिए कोई नहीं, वो हम जानबूझ के एक्यूट लिए थे, और वैसे सारा फॉर्मूला एक्यूट में ही हम लोग लेके चलते हैं, लेकिन ये जेनेरिक सेंस में है। यहाँ पे एम मॉड ले लेते हैं m1 माइनस m2 अपॉन m1 m2, और ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इस पे एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, थोड़ा सा ये होगा, और हम एकदम एनसीईआरटी का बेसिक प्रॉब्लम लेते हैं, जो कि जैसे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि इफ एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/2 दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन जो है हमारा, ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 209 वाला ही प्रॉब्लम है, पेज 209। तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर दो 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 लाइन के बीच का एंगल जो है π/2 है, ठीक है, और स्लोप ऑफ वन लाइन, एक का स्लोप जो है वो दिया हुआ है हाफ। अब ये हम m2 में भी ले सकते हैं, m2, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक लाइन का दिया, हम m1 ले लिए, जो आएगा m2 आ जाएगा, तो इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। इसको अगर आप m2 लीजिएगा तो m1 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड दी स्लोप ऑफ अनदर लाइन। अब इसका तरीका क्या है, सो देखिए, हमको स्लोप m2 का पूछा गया, ठीक है, ये π/2 नहीं, π/4 है, सॉरी π/4 है, π/4 है। अब दोनों के बीच का अगर स्लोप अगर ये दिया गया, हम क्या करते हैं, हम tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 और 1 प्लस m1 m2 करते हैं। tan थीटा क्या है, π/4 है, यानी कि 1 इज इक्वल टू हाफ माइनस m2 1 प्लस हाफ m2। अब चूंकि मॉड है तो इसको हम बाहर निकालेंगे, तो इसको प्लस माइनस लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस 2m1 2m2, और यहाँ 2 आ जाएगा, और इसको 2 ऊपर चला गया, और नीचे में क्या आ जाएगा, 2 प्लस m2। अब देखिए, मॉड वाले केस में दोनों रखने में दिक्कत होगा, तो एक बार हम प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं। तो हम क्या करें, 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2 इज इक्वल टू, एक बार प्लस लेते हैं, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2m2 इज इक्वल टू 2 प्लस m2, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो क्या हो गया, 3m2 इज इक्वल टू -1, या m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3। तो हमको एक वैल्यू आ गया, जो स्लोप जो आ गया वो m2 इज इक्वल टू -1। लेकिन अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ पूरा, ये हम +1 लिए थे। अब हम अगर मान लेते हैं -1 लेते हैं, -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2m2 अपॉन 1 प्लस m2 इज इक्वल टू -1। तो 1 माइनस 2m2 इज इक्वल टू -m माइनस m2। एक सेकेंड, 1 माइनस, सही है, यहाँ पे 2 है, वही तो कुछ लग रहा था गलत हो रहा है, 2, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, इसका मतलब ये जब 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस m2, और ये -2 उधर जाएगा तो हो जाएगा 3, यानी कि हमको m2 बराबर 3। और ये एकदम सही बात है, अगर कोई एक लाइन दिया हुआ है, उससे अगर कोई लाइन अगर इंक्लाइंड है, तो 45 पे अगर है, ये 45 डिग्री पे है, तो दूसरा ये लाइन इसके परपेंडिकुलर वाला जो लाइन होगा, इसके परपेंडिकुलर वाला लाइन होगा, वो भी तो 45 से इंक्लाइन होगा। इसका मतलब कि हमको एक लाइन का स्लोप आएगा -1/3, और दूसरे लाइन का स्लोप आएगा 3, जो कि एकदम सही है। तो हम लोग इसी तरीके से अप्रोच करेंगे, हम लोग मॉड लेके, हम लोग ये फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे, मॉड लेके हम सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, और दोनों से जो रिजल्ट आएगा उसको हम पिक करेंगे, और उससे हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो फेयरली सिंपल है, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोग एनसीईआरटी, अगले वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेंगे, और साथ में लोनी का अलग एक वीडियो होगा जिसमें लोनी के प्रॉब्लम को, पहले एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ये इनफैक्ट थोड़ा सा बताया गया था छोटे क्लास में,
छोटे 10th क्लास में, सॉरी। तो उसमें वहाँ पे बोला गया था कि कोलिनियरिटी के लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि अगर हम इस ट्रायंगल एक लें और उसका ABC और उसका एरिया कैलकुलेट करें, एरिया कैलकुलेट करें, और अगर ये 0 हो तो हम कहेंगे कि तीनों पॉइंट जो है ये कोलिनियर है। और ये चीज एकदम सही बात है और ये एकदम सही है। लेकिन यहां पे हम एक दूसरे तरीके से करेंगे। यहां पे क्या करते हैं कि जैसे एक लाइन ले लिए और इस पे 3 पॉइंट लेते हैं, A, B और C। हम कहेंगे कि अगर स्लोप ऑफ AB, अगर स्लोप ऑफ BC के बराबर है, मतलब अब कोई जरूरी नहीं है कि हम AB इजक्वल टू BC बोले। AB का स्लोप अगर AC के बराबर है, BC का स्लोप अगर AC के बराबर है, किसी के मतलब तीनों में से किसी के बराबर है, या स्लोप ऑफ AC, अगर हम ये ऐसा अगर है तो हम कहेंगे कि ये तीनों लाइन कोलिनियर है। यानी कि हमारे पास एक और मतलब हमारे क्वीवर में एक और एरो ऐड हो गया। अभी से पहले हमको पता था कोलिनियरिटी के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो 0 हो तो हम कहेंगे कि तीनों लाइन जो है कोलिनियर है। यहाँ पे हमारे पास एक और टूल आ गया कि अगर स्लोप अगर 3 पॉइंट से मिला के 2 लाइन जो बना है, 3 पॉइंट हमारा ये है और ये है, इस तीनों से जो भी लाइन बनाए उस लाइन का अगर स्लोप अगर बराबर आता है तो हम कहेंगे कि तीनों लाइन जो है कोलिनियर है। एज सिंपल एज दैट। इसका एग्जाम्पल अगर हमारे पास देख लेते हैं, अगर है तो हम एक एग्जाम्पल करा लेते हैं। हाँ, एक सेकेंड। एग्जाम्पल अभी नहीं है, इसमें प्रॉब्लम में ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग प्रॉब्लम जब करेंगे उस समय देख लेंगे कि जब लाइन क्लियर कोलिनियर है तो ये करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप हमें हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको इसमें लगता है कि कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या आपको क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस चैनल से, आप हमें कमेंट में बताइए। हम कोशिश करेंगे उसको अगले वीडियो में इनकॉर्पोरेट करने का। थैंक यू अगेन।